आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम इंग्लिश के ग्रामर के 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं बच्चों आप भी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और आप भी अपने आप को क्वेश्चंस से कोरिलेट कर पा रहे होंगे, सारे टॉपिक्स को समझ रहे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको इम्पॉर्टेंट मिलते रहेंगे। ये मिसलेनियस क्वेश्चंस है, सारे टॉपिक से मिला करके क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। आप भी वीडियो को एंजॉय करिए, अंत तक देखिए। जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए, जो भी क्वेश्चन में आप फंसे, कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। आपके पूरे सारी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज मीन फेयर एंड स्क्वायर। तो देखेंगे आप, ये आइडियम्स एंड फ्रेजेज है। आइडियम्स एंड फ्रेजेज में आजकल क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, ये कंपल्सरी टॉपिक है। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है ऑनेस्ट पर्सन, या कोई भी वर्क ऑनेस्टली किया जाए उसका मीन्स फेयर एंड स्क्वायर। जैसे आप कह सकते हैं मैंने इस काम को ईमानदारी से किया, तो आप कह सकते हो आई डिड दिस वर्क फेयर एंड स्क्वायर। या मैं फेयर एंड स्क्वायर यानी कि ईमानदारी में विश्वास करता हूँ, तो आप फेयर एंड स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे, सक्सेसफुल इनकरेक्ट हो गया। ऑनेस्ट, तो देखिएगा ऑनेस्ट यहाँ हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया। थर्ड है ऑनेस्ट मीन्स यहाँ, और फोर्थ है वर्दी। वर्दी मीन्स योग्य होता है, ये भी इनकरेक्ट है। जैसे अगर आपको वर्दी एक सफिक्स है, जैसे अगर आपको कहना हो कि विश्वास करने योग्य, तो आप कह सकते हैं ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, तो आप जान लें यहाँ पर फेयर एंड स्क्वायर मीन्स ऑनेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। यहाँ देखिए सेंटेंस लिखा है, द स्टोलन प्रोबेबली स्टोलन प्रॉपर्टी वॉज फाउंड। अब अंडरलाइन वर्ड्स हैं इन द डकैट्स फाइंडिंग प्लेस। तो यहाँ पर कह रहा है इन द डकैट्स फाइंडिंग प्लेस, यहाँ पर हाइडिंग होना चाहिए, फाइंडिंग नहीं। हाइडिंग मीन्स क्या होता है, छिपा हुआ। अब यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड है, वो अंडरलाइन वर्ड कौन सा क्लॉज है, तो आपको ऑप्शन मिल रहा है एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, और लास्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल क्लॉज। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कोऑर्डिनेट क्लॉज को कोरिलेट करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। जब कोई कंजक्शन नाउन का काम करे तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करे इट मीन्स नाउन के साथ लगा हो तो एडजेक्टिव क्लॉज, और इसके अतिरिक्त जैसे सिंस हो गया, बिफोर हो गया, व्हेन हो गया, कुछ ऐसे होते हैं एज हो गया, दो हो गया, ऑल दो हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, इफ हो गया, ये सारे कंजक्शंस हमारे एडवर्ब क्लास के कंजक्शन होते हैं। और एडवर्ब क्लास कैसे पहचानेंगे, आप सेंटेंस में हाउ का यूज़ करेंगे, व्हेन का यूज़ करेंगे और वेयर का यूज़ करेंगे, तो आपको मैनर मिलेगा, टाइम मिलेगा, प्लेस मिलेगा। इस तरह से एडवर्ब क्लॉज को फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, द स्टोलन प्रॉपर्टी वॉज फाउंड। अब ये फाउंड आपको मिल गया, इसके बाद अगर आप यूज़ करें वेयर, तो मिल जाएगा कि डाकुओं के छिपाए हुए स्थान पर प्रॉपर्टी यानी संपत्ति मिल गई। कौन सी संपत्ति, जो चोरी कर ली गई थी। तो कहाँ से आपको जब आंसर मिल गया, तो आपका करेक्ट आंसर होगा एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि जब वेयर से, whom से, वेयर से कह सकते हैं, हाउ से कह सकते हैं, और हाउ मेनी से, व्हेन से, इन सभी से आंसर मिले तो एडवर्ब क्लॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इन द फॉलोइंग। जो सेंटेंस है वो आपका कौन सा सेंटेंस है, कैसे समझेंगे। दिया गया सेंटेंस है, ही कन्फेस्ड दैट ही हैज़ कमिटेड द क्राइम। कैसे जानेंगे, जब दो क्लॉज को कोई कंजक्शन जोड़ता है तो वो आपका एक क्लॉज कहलाता है। दो अलग अलग पार्ट को एक कंजक्शन ऐड करता है। तो जब कोऑर्डिनेट यानी कि दो स्वतंत्र क्लॉज जुड़े तो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं, और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज जिसके साथ कंजक्शन जाएगा। तो स्वतंत्र से कह सकते हैं सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आप कोऑर्डिनेट क्लॉज, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, बोथ हो गया, और हो गया, ये सारे जो कंजक्शन होते हैं वो कह सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं। और सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट और एक
फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट, वर्ब, जेंडर, नंबर के अनुसार, टेंस के अनुसार चेंज हो जाए, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो ना चेंज हो उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स ऑप्शन। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो निर्भर रहता है, और ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ किए जाते हैं। जैसे दैट हो गया, व्हाट हो गया, whom हो गया, वेयर हो गया, सिंस हो गया, बिफोर हो गया, अनटिल, अनलेस, इफ, ये सारे कंजक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लगते हैं। तो ही कन्फेस्ड आपका एक क्लॉज हो गया। दूसरा हो गया दैट ही हैज़ कमिटेड द क्राइम, यानी कि उसने जो अपराध किया था उसको स्वीकार किया। दैट कोऑर्डिनेट, दैट आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कंपाउंड सेंटेंस में ना आके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज आते हैं। इसको समझ लेंगे आप। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों? क्योंकि दैट कंजक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस है टिक द करेक्ट वन, यानी कि आपको करेक्ट ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन इज गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, सेकेंड वन इज गीता आस्क्ड टू मी वेयर आई लिव्ड, एंड थर्ड वन इज गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, एंड लास्ट वन इज गीता आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव। आप जानते हैं जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में कंजक्शन जुड़ते हैं तो वही क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाता है, और क्वेश्चन वर्ड जब कंजक्शन बन जाता है तो कंजक्शन के साथ तुरंत सब्जेक्ट आता है। तो आप कह सकते हैं, जैसे कह दिया जाए मैंने पूछा तुम कौन हो, तो यहाँ पर आप कहोगे आई आस्क्ड। अब आस्क्ड के बाद यही कंजक्शन, जो क्वेश्चन वर्ड तुम कौन हो, हूँ ही कंजक्शन बन जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो ये वाली स्टाइल किस में फॉलो हुई है? तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन ही आपको करेक्ट आंसर मिल गया। देखेंगे गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सेकेंड ऑप्शन में गीता आस्क्ड टू मी, आपको पता है आस्क्ड के साथ टू नहीं आता इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये भी गलत हो गया। एंड आस्क्ड मी वेयर डिड आई लिव, यदि आस्क्ड आया है तो क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा असर्टिव में चेंज हो जाते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। और लास्ट है वेयर डू यू लिव, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ही डैश है स्टूडेंट विल हैव टू फिल अ सेपरेट फॉर्म। यहाँ देखेंगे ऑप्शन है ऑल, मच, फ्यू और ईच। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, ईच का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन को लेकर के चलता है, ऑल हमेशा प्लूरल नाउन को लेके चलता है, फ्यू हमेशा प्लूरल नाउन को लेके चलता है। ऑल इंडेफिनिट एडजेक्टिव ही है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी है, और आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन भी है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जब होगा तो ऑल हमेशा अकेले आएगा। जैसे कह सकते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहाँ जो ऑल है वो विदाउट एनी नाउन आया है तो यहाँ प्रोनाउन है, लेकिन कह दिया जाए ऑल स्टूडेंट्स, ऑल बॉयज़, ऑल गर्ल्स, तो यहाँ ये ऑल एडजेक्टिव हो जाएगा। और ऑल हमेशा जब काउंटेबल नाउन को लेता है तो काउंटेबल नाउन ऑल के साथ प्लूरल आता है, बट अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर आएगा। तो स्टूडेंट अनकाउंटेबल ना होके काउंटेबल है तो ऑल इनकरेक्ट हो गया। मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल के साथ करते हैं और स्टूडेंट्स हमेशा काउंटेबल होते हैं। और फ्यू भी हमेशा फ्यू होता है, अ फ्यू होता है, द फ्यू होता है। तो जो फ्यू होता है वो नेगेटिव सेंस लेता है, अ फ्यू पॉजिटिव और द फ्यू पॉजिटिव, बट इसके साथ भी हमेशा काउंटेबल नाउन लगते हैं। काउंटेबल नाउन और कौन सा? प्लूरल नाउन। तो फ्यू स्टूडेंट लिखा है, ये भी गलत हो गया। और लास्ट है ईच। ईच हमेशा जब काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच स्टूडेंट, इसलिए ईच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन जब लगेगा तो काउंटेबल नाउन जब लगेगा, स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा। तो इसलिए ईच आपका करेक्ट आंसर है। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपको बताए हैं प्रीपोजिशन बार बार एग्जाम्स में आते हैं। देखेंगे देयर वॉज डस्ट डैश द कारपेट। फर्स्ट ऑप्शन है अंडरनीथ, सेकेंड है टुवार्ड्स,
थर्ड है आउटसाइड और फोर्थ है इनटू। तो अंडरनीथ मीन्स होता है किसी चीज़ के नीचे, तो आपका ऑप्शन देखेंगे टुवार्ड्स मीन्स होता है की ओर, आउटसाइड मीन्स होता है बाहर, और इनटू मीन्स होता है जब मोशन में कोई इनटू की बात हो तो मोशन होगा तो इनटू होगा। बट यहाँ पर कह रहा है कि कारपेट के नीचे डस्ट था, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, टुवार्ड्स मीन्स होता है की ओर, आउटसाइड मीन्स होता है बाहर की ओर, और इनटू मीन्स होता है में मोशन, तो ये सभी हमारे इनकरेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन अंडरनीथ मीन्स होता है के नीचे, तो यहाँ हमारा डस्ट अंडरनीथ द कारपेट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डैश टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। टाइम अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है? ध्यान रखेंगे जब टाइम नाउन की तरह आएगा, जैसे हम कह सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स, जिसको आप काउंटेबल बना सकते हो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, आप कहते नहीं है कितनी बार, तो कितनी बार के सेंस में जब हाउ मेनी टाइम्स आएगा तो टाइम से प्लूरल होगा, क्योंकि मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है। लेकिन जब टाइम अनकाउंटेबल नाउन की तरह से आएगा तो आपको हाउ मच करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते ही नहीं है टाइम हमारा कैसे काउंटेबल बनेगा, आपको पता ही नहीं है कितना टाइम इस काम को करने में लगेगा, तो अनकाउंटेबल हो गया। ऐसे सेंस में मच का प्रयोग करते हैं। हाउ मेनी टाइम गलत हो गया, क्योंकि हाउ मेनी टाइम्स होता तो करेक्ट होता, क्योंकि जब भी टाइम्स आप कहोगे तो टाइम्स आपने टाइम को काउंटेबल बना के टाइम्स मीनिंग निकाल दिया बार के सेंस में हाउ मेनी टाइम्स, तो ये गलत हो गया। हाउ मच टाइम है, यही हमारा करेक्ट आंसर है कि कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में, और लेस भी हमारा इनकरेक्ट है, मोर भी इनकरेक्ट है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी ऑफ अस हैव डैश सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन में ही क्लू दिया होता है, सिंस दिया है, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो यहाँ देखेंगे हैव दिया है, और हैव हमेशा बीन लेता है कब, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखें मेनी ऑफ अस हैव बीन वेटेड, आईएनजी लगना चाहिए, इनकरेक्ट हो गया। बीन वेटिंग यही हमारा करेक्ट आंसर है, बीन वेट भी गलत है और वेटिंग भी इनकरेक्ट है। हाउ करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा मेनी ऑफ अस हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मीन्स ज़्यादातर लोग हम में से सुबह से इंतजार कर रहे हैं, फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, हैव बीन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सिनोनिम्स ऑफ अपेक्स इज। अपेक्स मीन्स क्या होता है? अपेक्स मीन्स होता है पीक, टॉप, जेनिथ, क्लाइमैक्स, ये सब अपेक्स होते हैं। मीन्स किसी चीज़ की सर्वोच्च अवस्था, पराकाष्ठा, या कह सकते हैं चोटी, इस तरह से। तो पहला ऑप्शन है हमारा, सिनोनिम्स पूछा है पर्यायवाची, तो हो जाएगा अंडरग्राउंड, दूसरा है ग्रीड, तीसरा है पीक और चौथा है क्वालिफाइड। तो अंडरग्राउंड इनकरेक्ट हो गया, ग्रीडी मीन्स होता लालची, ये भी इनकरेक्ट है। पीक हमारा करेक्ट आंसर है। क्वालिफाइड भी आप जानते हैं अपेक्स का मीनिंग क्वालिफाइड ना होके पीक होता है, टॉप होता है, क्लाइमेक्स होता है, जेनिथ होता है। तो ये सब हमारे अपेक्स के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मीन्स क्या होता है? कहते हैं ना कि कह सकते हो जायज, ठीक है, या कानूनी, या कह सकते हो लीगल। तो लेजिटिमेट मीन्स क्या होता है? कहते हैं नाजायज, तो इलेजिटिमेट इसका अपोजिट हो जाएगा। बट जब जायज की बात होगी, वाजिब की बात होगी, तो यहाँ लेजिटिमेट होगा। अब आपने देख लिया, पोजेसिव मीन्स होता है किसी चीज़ पे अधिकार होना, करेक्ट मीन्स होता है सही होना, और वैलिड मीन्स वैधानिक हो गया, क्वाड मीन्स होता है कायर, आप जानते ही हो। तो यहाँ पर देखेंगे वैलिड लेजिटिमेट का करेक्ट मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ अवियरी। अवियरी मीन्स क्या होता है? अवियरी मीन्स होता है एक ऐसा स्थान, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट। तो ये सब आपको जानना पड़ेगा। जहाँ पर पक्षी रखे जाते हैं उसको अवियरी कहते हैं, जहाँ बीज रखे जाते हैं जिसको मधुमक्खी
पक्षी पालन कहते हैं उसको अपियरी कहते हैं। जहाँ पर आपको डॉग्स रखे जाते हैं उसको केनल कहते हैं। तो ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। प्रिजन मीन्स होता है कैदी, पर्सन के लिए हो गया। ब्यूटीफुल आप जानते हैं होगा नहीं। और जू ऑफिस, तो जू ऑफिस भी इनकरेक्ट आंसर है। कह रहा है लार्ज केज ऑफ बर्ड, यानी कि चिड़िया रखने वाली या कह सकते हैं पक्षी पालन वाला बड़ा सा पिंजड़ा। तो ये सारे क्वेश्चंस आई होप आपने समझे होंगे, नोट डाउन करिएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 क्वेश्चन है। चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, दो प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो देखेंगे चेंज द नरेशन, यू से आई कट द फिंगर। कट का फर्स्ट फॉर्म भी कट होता है, सेकेंड फॉर्म भी कट होता है, थर्ड फॉर्म भी कट होता है। पुट भी ऐसे है, स्प्रेड भी ऐसे है, स्प्लिट भी ऐसे है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है यू से दैट यू वॉज कट द फिंगर। सेकेंड ऑप्शन है यू से दैट यू हैड कट द फिंगर। थर्ड है यू से दैट यू कट द फिंगर। और लास्ट है यू से दैट आई हैड कट द फिंगर। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, जब आपने नरेशन पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उस तरह से अब से प्रेजेंट है, तो जब से प्रेजेंट है तो से का से ही रहेगा। और ऑप्शंस में से का से ही मिला है, कंजक्शन दैट लगा देंगे। प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा, बट आपने 231 का नियम पढ़ा होगा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार एंड थर्ड पर्सन विल नॉट बी चेंज, नहीं परिवर्तित किया जाएगा। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन देखेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पर जाएंगे, सेकेंड पर्सन है, आई चेंज हो जाएगा यू में। तो यू भी आपका किस में है, यू का यू ही सब में बना हुआ है, थर्ड ऑप्शन में नहीं है, फोर्थ में, तो फोर्थ पहले ही नेग्लेक्ट कर देंगे। अब ध्यान है टेंस नहीं चेंज होगा, तो जब टेंस नहीं चेंज करेंगे तो कट का कट ही रखेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। आई होप आपने समझा होगा। अब देखेंगे इस तरह से पहला चेंज हो गया, वॉज गलत है, हैड भी गलत है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि थर्ड ऑप्शन में टेंस चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राम सेड गुड मॉर्निंग सर। कौन सा सेंटेंस है आपने जान लिया, विश वाला सेंटेंस है, यानी कह सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो गुड मॉर्निंग विश कर रहा है, ऐसे में विश लाना पड़ेगा। ठीक है, दो तरीके से होता है, एक होता है विथ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टफुली सर को हटा देंगे, बट यहाँ पे वो असर्टिव में होता है। यहाँ गुड मॉर्निंग सर कह रहा है तो विश्ड करना पड़ेगा। देखिएगा राम विश्ड अ गुड मॉर्निंग टू सर, यहाँ टू नहीं लगाएंगे, टू गलत हो गया, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड है राम सेड सर गुड मॉर्निंग। थर्ड ऑप्शन है राम डिक्लेयर्ड इट वॉज अ गुड मॉर्निंग। और फोर्थ में देखिए विश्ड मिल गया। ठीक है, सुबह उसने विश किया किसको, सर को, तो हो जाएगा राम विश्ड हिज सर अ गुड मॉर्निंग, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेड नहीं होगा, डिक्लेयर नहीं होगा, तो ये दोनों इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तीनों इनकरेक्ट है। फर्स्ट में देखेंगे आप गुड मॉर्निंग टू सर लिखा है, इसलिए इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ ही क्यों होगा, क्योंकि ध्यान रह रहा है हैप्पी, कह सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग, ये सब विशिंग वाले सेंटेंस होते हैं। तो हम सभी यहाँ पर विश का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे सेड है तो विश्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला है हैबिट, दूसरा है हैबिट, मतलब हैबिट को ही आपको करेक्ट लिखना है। तो आपने हैबिट और रैबिट दोनों याद रहे अगर आपको, तो HABIT हैबिट की करेक्ट स्पेलिंग है, और रैबिट की बात करें तो RABBIT रैबिट की करेक्ट स्पेलिंग है। तो HABIT हैबिट किस में लिखा है, यहाँ डबल बी है, इनकरेक्ट हो गया। HABITS हैबिट्स, यहाँ पर एक बार बी है, यही करेक्ट है, और यहाँ भी गलत हो गया, ES अंत में है, और लास्ट में डबल टी है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। कहने को बहुत आसान स्पेलिंग है, बट जब 4 ऑप्शंस एग्जाम में मिलेंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। बट वाई, क्योंकि जब आप 4 ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको तुरंत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए
पहला सबसे आसान तरीका है कि आप जो भी स्पेलिंग पूछे, अपने जो क्वेश्चन बुकलेट हो या अपने मन मस्तिष्क में आप एक डिक्लेयर कर लें कि करेक्ट स्पेलिंग हमने क्या पढ़ी है, उसके बाद आप ऑप्शंस पे जाएं। अदरवाइज जैसे ही चारों ऑप्शन आप पढ़ते हो तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि कौन सा डबल ए पढ़े थे, डबल जी पढ़े थे, डबल बी पढ़े थे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन मीन्स होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। इंटरमीडिएट में आपने हाइपरबोल पढ़ा होगा, हाइपरबोल या हाइपरबली कई लोग पढ़ते हैं, तो उसमें किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते थे। एग्जैगरेशन की करेक्ट स्पेलिंग देखेंगे, EXASERGER और ZER। एग्जैगरेशन अगर आपको कहेंगे, बहुत लोग एग्जैजरेशन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए डबल जी रहता है, ठीक है। एग्जैजरेशन डबल जी किस ऑप्शन में है? फर्स्ट में एस है, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में एक बार जी है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड में देखेंगे एग्जैगरेशन, EXAGGERATION, ठीक है। एग्जैगरेशन, एग्जैगरेशन की करेक्ट स्पेलिंग है EXAGGRA। इस तरह से देखेंगे, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ भी हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही डैश आई शैल राइट टू हिम। कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस कई प्रकार से पढ़ते हैं। जब इफ़ वाला क्लॉज प्रेजेंट में रहेगा तो बाद वाला क्लॉज फ्यूचर में रहता है, और इफ़ वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो बाद वाले क्लॉज में वुड का प्रयोग करते हैं। यदि इफ़ वाला क्लॉज हैड और थर्ड फॉर्म को लेगा तो बाद वाले क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म या कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो बाद वाले सेंटेंस में देखेंगे, दूसरे वाले क्लॉज में आई शैल राइट टू हिम, तो यहाँ देखिएगा आई शैल राइट टू हिम लिखा है, तो हम सभी को पहला वाला प्रेजेंट में करना है। इफ़ के साथ ही लगा है, ही राइट्स हो जाएगा। बाद वाले से देखेंगे शैल लगा है तो राइट्स, राइटिंग गलत हो गया, राइट्स करेक्ट है, रोट भी इनकरेक्ट है और राइट भी इनकरेक्ट है। तो आई होप बच्चों आपको क्लासेस समझ आ रही होगी, सारे क्वेश्चंस आप समझ रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इन विच ऑफ द सेंटेंस अबव इज यूज्ड एज एडवर्ब। ठीक है, इस जो भी सेंटेंसेस आपको दिए हैं किसमें अबव का प्रयोग एडवर्ब की तरह हुआ है। तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एडवर्ब हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करता है। ऑप्शंस देखेंगे, द मोरल लॉ इज द सिविल अबव। यहाँ देखिएगा सिविल क्या है, एक नाउन की तरह आया है। द सिविल, नाउन के पहले द लगा है आर्टिकल, तो नाउन को नहीं अबव आइडेंटिफाई करेगा, ये भी इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन, एनालाइज द अबव सेंटेंस, उपरिक्त सेंटेंस, तो यहाँ जो अबव आया है ये एक नाउन बन गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे, आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव। यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन है, अबव भी आपका नाउन के साथ ना आकर के, वर्ब के साथ ना आकर के, हम सभी को यहाँ भी एडवर्ब का काम नहीं कर रहा है। लास्ट में देखेंगे, द हेवेंस आर अबव। अब यहाँ देखेंगे हेवेंस नाउन है और नाउन का रिलेशन अब बता रहा है कि हेवेंस क्या है, ऊपर है, तो यहाँ आर एक वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एरर। एरर छांटना है आपको। इफ यू आर नॉट एन इंडियन यू कैन नॉट बी एडमिट नो एरर। आपको पता है इफ़ यू आर नॉट इंडियन अभी आपको मिला कि यदि प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में ही जाएगा या फ्यूचर में जाएगा। तो इफ़ यू आर नॉट या कैन नॉट आ रहा है तो ये आपका इनकरेक्ट है। ये करेक्ट है क्योंकि कैन आया है, कैन प्रेजेंट को फॉलो करता है। बट यहाँ देखिएगा बी आया है, बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो एडमिटेड हो जाएगा, ADMITTED, क्योंकि बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया है, यू कैन नॉट बी एडमिटेड, मीन्स तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ एडमिटेड बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका सी पार्ट में एरर है, एडमिटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट आइदर A/ पे द बिल एट वंस, B/
एंड रिटर्न द गुड्स C/Noird। कोरिलेटिव कंजक्शन है या कह सकते हैं हम सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जोड़ रहा है। आइदर आर, नाइदर नॉर, स्कार्सली, हार्डली इसके साथ व्हेन या बिफोर, सिंस के साथ कॉमा, ऑल्दो दो के साथ यट, बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, ये सब कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं। तो यहाँ देखिएगा आइदर आया है तो आइदर के साथ एंड नहीं आ सकता, यहाँ हम सभी को और लाना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है और, क्योंकि कह रहा यू मस्ट पे द बिल एट वंस, तुम्हें बिल या तो तुरंत पे करना होगा या तो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न द गुड्स, सामान वापस कर देना पड़ेगा। तो दोनों में से एक आइदर और, दोनों में से कोई नहीं, नाइदर नॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ आई A/ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल B/ फॉर दिस मिस्टेक C/Noird। यहाँ पर देखिएगा आपने प्रोनाउन में एक रूल पढ़ा होगा, इट के साथ हमेशा जब भी इज आता है, वॉज आता है, तब आप सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखेंगे इट इज़ आई सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में हुआ है। यहाँ पर अगर इट इज़ मी होता, इट इज़ मी, तो ये इनकरेक्ट था। देन हो गया, एज हो गया, इसके साथ सब्जेक्टिव केस, इट इज़ प्लस सब्जेक्टिव केस जब प्रोनाउन में पढ़ते हैं तो आता है। बट जब हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा जो हूँ के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा वो जो प्रोनाउन पहले होगा उसके अनुसार आएगा। जैसे यहाँ पर अगर होता इट इज़ ही तो इज़ सही था, ये वही है या ये मैं ही हूँ, ऐसे तरीके बात करते हैं आप। तो इट इज़ आई है, अब यहाँ पर कह रहा है कि ये मैं ही हूँ जिसने जो रिस्पॉन्सिबल है इस गलती के लिए। तो इट इज़ आई हु आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो इस तरीके से दोस्तों 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। आपने देख पाया होगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, परीक्षा में बार बार पूछता है और ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से लेना होगा। यू कांट टेक इट लाइटली, क्योंकि वेरियस टॉपिक्स को, मिसलेनियस टॉपिक्स को बना करके आपके आगे लाने की कोशिश मैंने की है। कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको संभावनाओं के तौर पे बनाया गया है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो एंजॉय करिएगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अगर टॉपिक आपको ना समझ में आए तो प्लेलिस्ट में जाके आप ओपनली वीडियो देख सकते हैं। कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए ताकि मुझे पता चले किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू सो मच।